कल के लेक्चर में आप मुझे प्रॉब्लम बताइए। एवरीथिंग ओके? तो कहाँ जहाँ छोड़े हैं वहां से आगे बढ़े। बिलियन के बोल। हाँ, कल मैंने आपको बोला था बेटा कि देखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ। वैसे ये बात बोला भी था और ये भी कहा था कि यही थ्योरी आपको कोलाइड में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपने कल का पढ़ा है, नोटिस किया है, तो बड़ी अच्छी बात है, पुनः देख लीजिए। कल मैंने कहा कि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, ये बात मैं प्रॉपर्टी बताने के दौरान कहा था कि आप देखिए, प्रॉपर्टी याद नहीं करना पड़ेगा, और जो लोग कल सुने होंगे सच में उन्हें याद नहीं करना पड़ा होगा। आप लोग को दिख रहा है? ओके, हमें भी आप लोग दिख रही हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो कल मैंने कहा कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट मिलाते हैं तो वो सोल्यूट क्यों नहीं दिखता। कल का बात याद करिए, मैंने कहा तब वो सोल्यूट क्यों नहीं दिखता। सही है? तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं तो वो जो सोल्यूट है, वो सोल्यूट टूटने के बाद वह इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के भीतर घुस गया है। अब अगर ये घुस गया है तो बताइए इसका जो जगह होगा वह इनसे भी कम होगा, तभी ना घुसेगा। जैसे कपड़ा आपका गंदा क्यों होता है और मैल कहाँ रहती है, तो कपड़े में धागे ऐसे ऐसे हैं, तो मैल एक कपड़े पे नहीं होती, इनके बीच में होती है, इसलिए वो मैल नहीं दिखाई देती आपको। आ रही ओके? परेशानी हो गई। तो उसी तरह जो ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर चले जाते हैं, अतः ये तभी जाएंगे जब इनका व्यास इससे भी कम हो। तो कल कहा कि अगर सोल्यूट का व्यास यानी सोल्यूट के जो डायमीटर है और 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर से कम हो, ठीक है, तो इनसे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसमें सोल्यूट पार्टिकल को न तो हम फिजिकली सेपरेट कर पाएंगे और ना, वेरी गुड, ना तो माइक्रोस्कोप से भी देख पाएंगे। तो ये बना सॉल्यूशन कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक। और बोलिए क्या, सेटिस्फाई हो गए एंड एनीबॉडी? तो आगे बढ़े। तो कल हम आ गए थे विलयन की प्रॉपर्टी बताने के बाद विलयन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, अगर आप किसी भी चीज को बांटते हो तो बांटने का एक आधार होता है। जैसे इसी में नवरात्र चल रहा है या अभी एक बर्थडे बेबी था पिछले दिन और उसने कुछ मिठाइयां लाया था, तो हमने कहा बांट दो बेटा, तो उसने कहा नहीं नहीं हमने टॉफी लाए लोग के लिए। याद है ना? तो टॉफी ये याद है कि टॉफी देने वाला भी याद है? हाँ, वो काहे को याद रहे। इस हंसी खेल में समझे, मैं कुछ आपको पैरामीटर सेट कर रहा था कि उसने क्या कहा कि मैं इनको टॉफी दूंगी, यानी कि उसने किसी चीज को क्लासिफाई करने का एक पहले पैरामीटर सेट किया कि आई विल जस्ट शेयर दैट ईच टॉफी फॉर ईच वन, एंड इफ यू सर सेइंग अस just distribute the sweet, so then I can unable to equally distribute it among all students. But if I am providing the toffee, so each toffee for each one get each toffee. So that was the settled the parameter by that particular birthday baby. Not
है ना बात। अभी भी मेरा मुंह मिठाई हो रहा है, मार मिठाई आ रही मुंह में, अरे हम भी तो खाए थे, ऐसी बात है। तो जानते हैं ना, जो चीज प्यार से खिलाई गई हो उसकी मिठास बड़े लंबे समय तक रहती है। अब एक मतलब ये नहीं कि आप हमारा मुंह लेकर टेस्ट करो कि मिठाई है कि नहीं, ये अंतर की बात है ना, भावनात्मक बात है, और दैट इज द इमोशनल थिंग। इमोशन का कोई रूप नहीं होता, इमोशन का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए तो ट्रू होता है। दैट इज नॉट सीन बाय माइक्रोस्कोप। तो तुम माइक्रोस्कोप लगा के भी खोजोगे तो मिठाई नहीं मिलेगी। बात समझो भाई, ये दिल की बात है, दूर तक जाएगी, है ना जी, ऐसे लोग कहते हैं। तो हम भी तो इसका लाभ ही तो उठा रहे हैं। बोलिए उधर किसी बुजुर्ग को प्रॉब्लम आइए, तो आप बताइए। अब अगर हम सोल्यूशन को चाहते हैं बांटे हैं, तो इस विनोद ने, इस हंसी खेल ने मुझे कुछ आइडिया दिया कि हम इसको दो बेस पे तो बांट ही सकते हैं। एक पहला बेस, कि थोड़ा हमको भी बोलने दो, पहला बेस तो ये ले सकते हैं कि सोल्यूशन बनने के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए। तो सोल्यूट किस स्टेट का है, सॉल्वेंट किस स्टेट का है, अतः एक स्टेट को बेस बना सकते हैं और दूसरा बना सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी को, यानी विलेयता को। क्योंकि कोई चीज डालो तो कम घुलता है, कोई जल्दी घुलता है, कोई डालो तो और कहता और डालो और घुलूंगा मैं। इसका मतलब कि हम अगर सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो वी कैन क्लासिफाई द सॉल्यूशन ऑन द टू बेसिस। अंडरस्टूड? वन, द स्टेट ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की अवस्था को आधार बना करके, और दूसरा विलेयता को आधार बना। जी सर, क्लियर हो गया? और एक और आधार बनाना चाहो तो एक और आधार बना सकते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर। इसका मतलब कि वी कैन क्लासिफाई द सॉल्यूशन ऑन थ्री बेस। इतना अंग्रेजी एक हिंदी घुसाओगे, थ्री बेस। क्लियर है भाई? अनपच तो कर लो सेट। बिलियन को निम्न तीन आधार पर बांटा जा सकता है। तीन आधार पर बांटा जा सकता है। इट्स ओके। बोलिए कौन कौन आधार पे? पहला भौतिक आवश्यकता के आधार पर, राइट बेटा, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट। चले, दूसरा विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। जैसे मैं तर्क कर रहा हूं ना वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा, तभी आप पारंगत होंगे। क्लियर? और तीसरा बेटा सांद्रता के आधार, सांद्रता के आधार ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी। राइट बेटा? किसी को दिक्कत? अंडरस्टूड? ये मेरे मुंह में देख रही हैं कि क्या निकल रहा है, आ रहा है बात समझ में? अब किसी को दिक्कत? तो हाउ मेनी बेस? कंफर्म? There are three bases on which the solution can be classified. First,
on the base of physical state, second on the base of concentration, देखिए बोलने में solubility लिखा है, on the base of concentration, परेशान नहीं, तो आप कहें तो आगे बढ़ा जाए 1/1। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर कुछ लोग बिगड़ाते हैं तभी बढ़िया काम करते हैं, और न बिगड़े तो अच्छा काम नहीं करते। पहली बात, पहला कैसा लिया है, भौतिक अवस्था के आधार पर। चले सर, देखिए इस आधार पर कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब आप अच्छे से समझेंगे ना तो 1 मिनट में आ जाएगा। हमारी ओर देखिए, बोले विलेय को आप विलायक में मिलाइएगा और तब न सॉल्यूशन बनेगा जी, तब न विलयन बनेगा। अब आप बताइए, विलेय 3 भौतिक अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। आप लोग कक्षा 11 में थे तो आपको कार्तीय तल में संबंध का गुणनफल पढ़ाए थे, एक्स रिलेटेड वाई। जिसको वो याद होगा तो और मजा आएगा, नहीं भी याद है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं 1 ही मिनट में कुल कवर हो जाए। तो आप जब भौतिक अवस्था बना रहे हो तो आप जिस विलेय को विलायक में घोलोगे तब विलयन बनेगा। तो आपका विलेय इन्हीं 3 अवस्था में न हो सकता है, तब विलायक की भी तो यही 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो अब अगर आप इसको देखो और ये दोनों मिला दे तो विलयन बन गया। तो देखो यहाँ 9 विलयन पॉसिबल है, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। अब याद आया ना, मैथ में तुम लोग को सेट थियरी में बताए थे। जिसको नहीं भी आता है मैथ वो ऐसे भी तो देख सकता है। बोलो, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का, और अब बोलो गैस का द्रव ठोस में विलयन। न हुआ कि नहीं, इसलिए करे थे 1 मिनट लगता है ना कठिन। अब इस तरह देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन 9 प्रकार के बना सकते हैं। बोलो, ठोस का ठोस में विलयन। आप अपना लिखना पढ़ना साथ साथ जारी रखो। अब उदाहरण दे रहा हूं, ठोस का ठोस में विलयन का क्या अर्थ है, जब विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो तो इनके मिलाने से जो विलयन बनता है उसे हम ठोस का। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो कैसे एक के समांगी बन जाएगा मिश्रण। तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। तांबा और जस्ता को मिला दिया तो बोलो कनासा बन गया कि नहीं बन गया। 9 में पढ़े होंगे, जब 2 धातुएं एक दूसरे में मिला दी जाएं तो इन्हें हम मिश्र धातुएं कहते हैं। यानी अंग्रेजी में बात करूं, एलॉयज कहते हैं। कान में जो सोना का पहनी है, ईयरिंग बोलते हैं ना, बाली बोलते हैं हिंदी में,
हो सकता है कि इन पापा ने सोने का न खरीदा हो, चांदी का हो, उस पर सोने की पॉलिश, तो बोलो क्या हो गया, चांदी भी ठोस, सोना भी ठोस, तो ठोस का ठोस में विलयन, यानी ये मिश्र धातु हो गई। आ रहा है ये भी नहीं आ रहा है? इसका मतलब इसी तरह आपके घर का बर्तन, कुकर, अब वो कुकर देखे होंगे तो कुकर की जो बॉडी वो एलॉयस है, यानी वो दो धातुओं को मिला के बनाई गई है। आ गया क्या? इसका मतलब ये तांबे का जस्ते के साथ मिलकर कांसा बनाना या मिश्र धातु बनाना, ये कैसा विलयन है? तो आ गया, तो इतना पर्याप्त रहेगा ना। अब आइए दूसरे, अब आइए दूसरा, चले बोलिए दिक्कत। अब दूसरा दीजिए, अब दूसरा बोलिए कौन सा लें? धराव में मिलिए, ठोस का द्रव में विलयन, ठीक बात है। ठोस का द्रव में विलयन, बोलिए कौन है? अब आपके इसकी पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। जब विलेय ठोस हो और विलायक द्रव हो तो इससे बने विलयन को ठोस का द्रव में विलयन। और ये रोज देख रहे हैं, ये देखिए श्रद्धा के घर सर जी पहुंच गए और श्रद्धा ने पानी ले लिया और उसमें चीनी डाल दिया और कहा सर नवरात्र चल रहा है सर, आप व्रत हैं, ये सर पी लीजिए, यानी चीनी का शरबत, यानी चीनी का विलयन। तो बोलो ये कौन सा विलयन हो गया ना? आप समझ रही है ना? तो चीनी क्या है? ठोस, ये विलेय है और ये कौन है? विलायक, और दोनों मिला दिया तो विलयन तैयार हो गया, अर्थात चीनी का विलयन ठोस का। अब किसी को दिक्कत? अब चलिए तीसरा, अब बोलिए कठिन लग रहा है, जैसे परिभाषा दे रहे हैं पर पढ़ रहे हैं। अब तीसरा लीजिए, ठोस का, बोलिए गैस में विलयन, गैस में विलयन, चले जाए। अरे अब बोलो कैसे परिभाषा दोगे? यदि विलेय ठोस हो और विलायक गैस अवस्था में हो तो इनसे बने विलयन को, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, डोंट वरी। आप लोग कुहरा देखे हैं, धुआं देखे हैं, धूल का गुब्बारा देखे हैं? जब गर्मी के दिन में लुहार बहती है तो धूल क्या है? ठोस, एक हवा में संग उड़ के जा रहा है, कुहरा आता है। तो बोलो वायु में जो उपस्थित गैस के कण हैं, धुआं है, कार्बन है, पेट्रोल डीजल जलने से जो वाष्प है, बोलो कंडेंस होकर हवा में मिल जाती है, तो बताओ ये क्या है? गैस में विलयन, यानी कि कोहरा छा जाना, धुआं, धूल फैल जाना, ये क्या है? कठिन है ना? और आप कोहरा में कभी चले ही होंगे, देखिएगा कोहरा में ऐसे सफेद पहन के जाएं तो ये भीग जाएगा, और जब सूखेगा तो मार दाग आ जाएगा। हम ही पोत दिए होंगे। तो वो कहाँ था? उसे कोहरे में था, ठोस के कण उस वायु में, नमी में घुल गए।
अब समझ आ रहे हैं? तो ये हो गया ठोस का गैस। उदाहरण आ रही है? अब चलिए आगे, पहला वाला खत्म हो गया। अब आइए चौथा उदाहरण जो दिया जा रहा है, पल्ले पड़ जा रहा है? गुड, बहुत अच्छे। जिसको जो समझ में ना आए तेरा खुल के बात करेगा। अब बोलो चौथा, बोलो बेटा क्या बनाने वाला हूँ? द्रव का ठोस। ठोस में चले, ये क्या होता है बेटा? पढ़े? अब देखो ये खुद ही कह रहा है कि जब विलेय द्रव हो और विलायक ठोस हो तो इनसे बने विलयन को कहते हैं। अब उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? तुम लोग ने पेपर वेट देखा है हमारी मेज पे? पेपर वेट, अरे कांच वाला नहीं देखा, शीशे की खिड़कियां होती हैं, देखना उसमें कुछ चमकता है, कांच क्या है? ठोस, और उसके अंदर कलर रंग द्रव रूप में डाल दिया गया है, अब उसमें जम गया। अब बाहर से देखो तो चमकता है कि नहीं? वासे, फूलदानी, पेपर वेट मेज पर रखी जाती कागज ओढ़ने से, ये सब यही तो है। अभी नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? कठिन लग रहा है? अब बोलो पांचवा। अब देखो एक आध दो बच्चों को देख रहा हूँ ना हाँ में है ना ना में, तो मैं उनकी कितनी मदद करूंगा, क्योंकि वो कुछ बोले तब तो मुझे पता चलेगा ना। तो वो अपने में गुमसिया रहे हैं तो उनका कोई इलाज नहीं। द्रव का, द्रव में विलयन, मुझे लग रहा है ये तो आप लोग सबसे आसान समझ रहे होंगे। पकड़िए, बोलिए। विलेय भी द्रव, और ये विलायक का लेवल है, विलायक भी द्रव को एक दूसरे में मिला दिया जाए तो इनसे बना विलयन। बताओ उदाहरण। दूध पानी, यादव जी रोज कर ही ना रहे हैं, अब समझ आया ना? दूध में पानी, अब कभी पानी में यादव जी दूध मिला के लाते हैं तो वो क्या है? इसी तरह ठेका पर चले जाओ, अब समझ लो इस तरह शराब खरीद के पानी मिला के ढकेल के खुद ढकेला जा रहे हैं। अब आप समझ गए ना ये क्या हुआ? ये हुआ द्रव का द्रव में विलयन। अब सही है? चलो अब छठा लेते हैं, बोलो द्रव का गैस। गैस में विलयन। अब मुझे लगता है ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा, बताइए कैसे? द्रव अवस्था में हो और विलायक गैस अवस्था में हो तो इनसे मिलकर बना हुआ हवाई जैसे। अब जैसे देखिए विलेय द्रव लेना है, अब आप देखिए, और गैस में घोल देना है ना? अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पानी है, हीट करो, भाप बन गई, ऊपर जाके क्लाउड हो गई, नहीं आ गई? तो ये क्या हो गया? द्रव। कठिन हो गया? अभी नहीं समझ आया? द्रव है और वो क्या हुआ? छोड़ो और ले लो। ये देखो मैंने क्या लिया है, स्प्रे, सेंट, और तुम वहां बैठी हो, अब हम तुम्हारे पर छिड़क के हवा में छिड़क दिए। अब आ गया समझ में? इसी का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े, जहां पर हम शादी विवाह का प्रोग्राम देखना, एक तो एग्जॉस्टर लगाते हैं और उसमें डाल देते हैं ये बड़ा, और वो क्या करता है? उसको खींच के स्प्रे मारता है, पूरा वातावरण मारने लगता है। नहीं होता है ऐसा?
तो वो क्या था, द्रव। समझ आ गई ना। बड़ा उदाहरण दोनों का दे दिया, जिसको थोड़ा मैं पढ़ ले रहा हूँ, जो यस नो बोला उसको पढ़ ले रहा हूँ, तो उसको नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा दे दे रहा हूँ। अब कोई डाउट है तो बोलो, 6 ठो निपट गया। अब तीसरा बोलो। गैस का ठोस में विलयन। गैस का, देखो बड़ा मजेदार उदाहरण दिमाग में आ गया है, लेकिन पहले डेफिनेशन देखो। जब विलेय गैस अवस्था में हो और विलायक, तो इनसे बने, दे रहा हूं उदाहरण। ढलैया होती है, जब वो गिट्टी फैलाता है तो खूब पीटता है, कहता है कि अगर नहीं पीटेंगे तो मन हवा घुस जाएगा, है ना। अब बता दो, हवा माने गैस, अब कंक्रीट में घुस गया, उससे बताओ बबल्स आ जाते हैं, नहीं आते। दूसरा, फफोलेदार तांबा, पढ़ाऊंगा इसी में। तांबा को जब अयस्क से हीट करते हैं, पिघल जाता है, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड धीरे धीरे निकलती है, और जब निकलती है तो ऊपर आकर तांबा फूल जाता है। जैसे आप देखे होंगे, हाथ हो जल जाए तो फोका पड़ जाता है कि नहीं, नहीं पड़ता है। तो फफोलेदार जो तांबा है वो कौन सा है, आ गया समझ में। उसी तरह कंक्रीट की ढलैया होगी तो उसमें हवा ना घुसे, पीट पीट के निकाल दिया जाता है। अगर घुस गई तो देखना, प्लास्टर कर दोगे पपड़ी छोड़ने लगे, नहीं होता है। वो है गैस का। अभी कोई बच्चे को कठिन लग रहा है तो आप बताओ, 8वां में। अब बोलो 8वां का। हाँ, ये तो सबको आ रहा होगा। गैस का द्रव में विलयन। आप बोलो, पहले परिभाषा दो। जब विलय गैस अवस्था में हो और विलायक, तो इससे बना। अब उदाहरण दे रहा हूं, देखो आता हूं कौन पकड़ लिया। थम्स अप, नहीं समझे। पानी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस की जाती है, हिला दो देखना फुल फेंक देगा। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी द्रव है ना। यानी कोल्ड ड्रिंक पी गया हूं। अब समझ आ गया। ओके। अब तुम लोग के भी पेटवा में कब गुड़ गुड़ नहीं होता है, तो वो तो यही मैटर है ना। एक कहते हो पेट में गुड़गुड़ा रहा है, तो ये। अब कोई डाउट है। अब बोलो 9वां। गैस का, अब ये तो अंधा भी बता देगा, पहले तो परिभाषा हो जाए। बोलिए। अब उदाहरण दो। वायुमंडल, ये मन कुल दुनिया भर का गैस है। वायुमंडल नहीं आ, कोई डाउट है। तो ये था 9 प्रकार का, और सभी का मैंने उदाहरण भी दे दिया। लेकिन हमने तो 3 बेस में ना बांटा था, अब दूसरा बेस। अब देखिए दूसरा बेस आपने क्या बनाया है। विलेयता के आधार पर। चलिए
ऑन द बेस ऑफ सॉलिबिलिटी, यानी विलेयता के आधार पर। सबसे पहले तो हम आपको यही समझना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता कहते किसे हैं। ठीक है सर, आइए कल का याद करिए। कल अभी मैंने विलेय और विलेय शब्द इस्तेमाल किया था, याद है? बहुत अच्छे हैं आप लोग। पकड़िए, ये देखिए हमने एक पात्र ले लिया और इसमें एक उचित विलायक ले लिया ताकि अगर हम विलेय डालें तो ये उसे घोल सके। बताइए सर जी, प्रॉब्लम सबको क्लियर है? अब पकड़िए, तो अब हमने इसमें विलायक उपयुक्त लिया और लेकर के अब हमने इसमें ऐसा कोई पदार्थ डाला जो इसमें घुल सके। जैसे अगर मैंने यहाँ पानी लिया है तो आपका बात मान लेते हैं चीनी ले लिया। अब आप बताएं, जब डाल देंगे तो ये घोल लेगा, तो जितना जल्दी घोल ले बताओ, उसकी विलेयता इतनी अच्छी है। अब बन गई डेफिनेशन। अब इसमें एक शब्द जोड़ दो, नियत ताप पर। अब आप कह सकते हो सर ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि आप गरमाओगे तो और जल्दी घुल जाएगा। तो अब वो फैक्टर ना आ गया, इसलिए कोई फैक्टर ना डालो, आप फिजिकल फैक्टर कांस्टेंट कर दो। समझ आ गई? तो अगर हम नियत ताप पर कोई विलायक ले लें और उसमें कोई विलेय पदार्थ डालें तो यह विलायक उस विलेय को अपने में जितना जल्दी घोल ले वह उसकी विलेयता कहलाती है। आ गया जी? नहीं आया? लिख दो, नियत ताप पर नियत किसी विलायक में अरे आप लोग का मैथ का भी पीरियड है ना जी, 12-15 से हिंदी हो जाएगी ना, बस इसी पर तो ध्यान नहीं मिलता। चले और ये लिख लो पूरा। हाँ चले बेटा, नियत ताप पर किसी भी विलायक में, हो गया, किसी विलेय को डालने पर वह उसे जितनी जल्दी घोलता है जितनी जल्दी घोलता है, बोलो उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। आ गया बेटा? कोई डाउट? वह उसकी विलेयता। अब इसी विलेयता को आधार बना के बांटना है, तो अब अगले दिन बांट लेंगे। निकालिए जल्दी से। मैं चले बेटा,
बोलिए कहाँ तक चले हैं हम लोग? अच्छा वो चैप्टर ओवर हो गया, तो अगले चैप्टर का फार्मूला बताए हैं या बताना है? बता दिए? चलिए बता दिए हैं, तो अब आप लोग मुझे बताइए, पता चले कितने लोग याद करके आए हैं या फर्जी आए हैं। बोलिए। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। बोलिए। 1/2a log x प्लस ए, हाँ इसी को a प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो नहीं याद किए हैं वो अपने मूडी नीचे कर लिए हैं और अपने में मस्त है, उनको आपको चुप पढ़ाइए, उनको बंदा रखने पड़ता। अब ये देखो ये अब मैं किसी को खड़ा करा के नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कितने इसमें पढ़ते हैं। अब जिसको पढ़ता है उसको सूत्र आता है वो सवाल पूछता है, और जिसको कुछ नहीं पढ़ना है वो चुपचाप जो लग गया उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो मैं पहले ही कह दिया ना कि आपको जब तक खुद जागृत नहीं होंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप पूछेंगे तब ना हम बताएंगे। तो अब बोलिए आप लोग मुझसे, क्या हो जाएगा? लॉग, अब ये ऊपर हो जाएगा x प्लस ए, उलट जाएगा बेटा, प्लस सी। अब इंटीग्रेशन a² dx, बोलिए। x/a प्लस, ठीक है। चलिए अब अभी अंडर रूट में लेगा, चले बोलिए। अब बोलिए लॉग अंडर रूट प्लस सी इंटीग्रेशन x प्लस, अब अंडर रूट हो जाएगा x² माइनस, और अब बोलिए इंटीग्रेशन x² प्लस, अब बोलिए साइन इनवर्स 1 हो गया। तो अब ये सूत्र आप अपनी अब चूंकि मैंने बोला ना कि मैं आपको नहीं खोदने जा रहा हूं कि आप याद करके आए कि नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप पढ़ने आए हैं तो आपको पूरी तैयारी है, क्योंकि ये कल ही पढ़ा दिया गया है। अब आप सो के बिता दीजिए, जैसे हो बिता दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चे अच्छी तरह जान गए हैं कि अब वो जमाना नहीं है। अब जो स्वयं जागृत होकर नहीं पढ़ेगा उसकी सफलता नहीं है। तो 100 बात की एक बात, इसलिए मैंने ये सूत्र दोबारा लिख दिया कि जो कुछ नहीं करते उनको भी आगे। अब आप लोग शुरू हो जाइए, जिसका जो फंसा है पूछ लीजिए। तीसरा बैठ जाइए। 1/√2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो पहला तो सवाल आपका यही है कि पहले इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 1/√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब ऐसा मैंने लिखा ना बेटा तो आपके दिमाग में बात बैठ गई। अंडर रूट बोलो, पहले वाले में x है और दूसरे में x, अतः ये x² हो गया, ये a²। बोलो यही फार्मूला है, ये नहीं है? अब उठा के रखते हैं, तो साइन इनवर्स x 2 - x/1
अब ये हो गया 2 माइनस एक्स, ठीक, आगे समझ। अब एक दो सवाल में रहेगा, फिर सब सूत्र मिटा देंगे। हाँ बेटे, बोल दीजिए तब तक लिख। सेक स्क्वायर एक्स अंडर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, चला जाए। बोलो बेटा, बेटा दें। कौन इसमें लिखना है? अच्छा, ये गलत लिखा गया है। ओके, ओके, ये वाला सूत्र इसका है, ये वाला इसका है, यानी हम लोग गलत लिख दिए। तो गलत लिख दिए तो ये भी तो गलत हो गया, ये भी तो गलत हो गया। समझ आ रही है? तो ये भी गलत हो गया। बोलिए क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, यानी ये 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ, हाँ यहाँ प्लस। अब तो गलत हो गया, तो गलत हो ही गया। अब सुनो, 2 माइनस एक्स प्लस, अब अंडर रूट दिस, यानी यही जो का प्लस 1 मॉड सी। आपके किताब में उत्तर गलत है, 1 बटा करके लिखा है, तो बना लीजिए। तो कभी सुबह वही पूछे थे तो बना लीजिए। ओके, बोलिए तैयार हो तो मैं बताना शुरू करूं। अब ठीक है, आइए। बोलिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो बेटा मुझे दिख तो गया। अब ये बोलो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होगा, तो इसी बराबर मान लो, तो ये काम बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, माना 10x बराबर टी, तो बोलो अवकलन करें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा। अब बोलो इंटीग्रेशन डी टी अंडर रूट, बोलो टी का होल स्क्वायर 2 का। अब देखो ये फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला। बोलिए लॉग, अब बोलो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। अब टी का वैल्यू रख दो, तो लॉग
टेन एक्स अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स और प्लस चेक, ठीक है। खत्म। हमको लग रहा है अगली प्रश्नावली में कोई नया फार्मूला नहीं होगा, इसी को रिपीट किया गया होगा। देख ले रहे, अगर होगा तो अभी पढ़ा देते हैं। हाँ, कोई नया फार्मूला नहीं है बेटा। हाँ, इसमें एक काम और करना है। ये हम लोग कौन पढ़ रहे हैं? 7.4 ना, ए पढ़ रहे थे, अब बी में आएंगे। तो अभी तो पहले मैं आपको पहले ही सवाल बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि अब इसमें अभी तक सब्स्टिट्यूशन चल रहा था, अब पार्शियल इंटीग्रेशन आने वाला है, ठीक है। तो अब जहां आएगा बस वहीं मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता निकल जाऊंगा। तो आइए पहले पहला समझिए, तैयार है? 7.4 का बी, 7.4 बी का पहला। अब पहला को पहले ध्यान से समझ लीजिए, जब समझ जाएंगे तो उससे दूसरा लगाने का प्रयास करेंगे तो आपको मजबूती आ जाएगी, क्योंकि अगर फंसेंगे तो जरूर पूछेंगे और नहीं तो निकल जाएगी गाड़ी। तब उसके बाद जब आप लोग और आगे बढ़ेंगे तब जाके पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। इसमें तो मुझे दिखाई दे रहा कहीं पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं है, इसका मतलब है कि इसके आगे और प्रश्नावलियां होंगी। अंडरस्टूड? तो अभी एक समझाते हैं, बता दें। वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चले, अब बोलो क्या करोगे? इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 2x प्लस 2 इंटू dx। अब पहले इत्मीनान से समझो, बोलो ऊपर तो कुछ है नहीं, अगर होता तब तो मनौती चलती, यानी सब्स्टिट्यूशन वाला। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भर रहा हूं दिमाग में कि कब हम सब्स्टिट्यूशन की सोचते हैं। तो ऊपर का फील्ड गायब है, अतः नीचे का कुछ मानने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अब ऊपर का खाली है और नीचे करड़ी है, तो बोलो यही 3 सूत्र बनते हैं। अब देखो यहाँ 2 पक्ष होता तो हम इसको इनमें से किसी चिन्ह के हिसाब से पकड़ लेते, लेकिन अब ये द्विघाती समीकरण है। इसका मतलब कि अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बना के 2 पद में लाना पड़ेगा। अब तो पूर्ण वर्ग तो सबको आता है बनाना,
फिर भी एक आध दो लोग होंगे जिसको नहीं आता होगा, हम पक्का जानते नहीं आता होगा, इसलिए मैं उनको भी कोशिश करूंगा कि उनको आ जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए मैं लिख के ही बताऊंगा क्योंकि चेहरे से उनको पता है कि उनको वो भी नहीं आता है। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको कोई फॉलो करेगा तब ना ए प्लस बी का। अब मैं पूर्ण वर्ग इनका इधर ही बना के समझाता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब पकड़िए इसे हम एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो ए स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणे पहली, तो पहली अब ये 2x हो गया। अभी जबकि हमको b और b स्क्वायर चाहिए तो बोलिए क्या करें, तो इसका मतलब इसमें 1 से गुणा कर दीजिए तब 2x आ जाएगा। अरे भाई तुम्हें आ रहा है, 3 लोग 4 लोग को देख रहा हूं उनको 9 का भी फार्मूला याद, तो इसीलिए नहीं तो मैं तो जवानी नहीं कर देता, तो उसी वजह से बता, नहीं तो अभी मैं उनको खड़ा करा दूं बता दूं कि पूर्ण वर्ग बना दो तो नहीं पाएंगे, तो अच्छी बात है। बोलो पहली का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, 2 गुणे पहली 2 गुणे अब दूसरी चाहिए, तो हमें तो इसी को गुणा करने से 2x आ गया, लेकिन वो तो निकालना ही पड़ेगा पूर्ण वर्ग के लिए। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें तो वही रह जाए, तो सबको मालूम है 1 के गुणा करने से कुछ नहीं होता। अब ये अगर 1b हो गया तो बोलो अब अगला a स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ क्या है 2 है, तो बोलो अब दो रास्ता है, या तो 2 को देख रहे हो, या तो 2 को 1 + 1 लिख दें, है कि नहीं, या फिर यहाँ प्लस पाने के लिए तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है क्योंकि अब प्लस ही चाहिए था, तो बोलो इस 2 को 1 + 1 लिख दें, तो अब हेतना को बोलो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अब ये x हो गया ये a हो गया x स्क्वायर प्लस यानी अब आगे क्या भी दिक्कत है, तो इसीलिए कह रहे थे कि रुको भाई घबराओ, अभी डाउट है तो दोबारा पूछ लो। अब ये समझ में आ गया कि यहाँ मैंने जोड़ा घटाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे जोड़ने घटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मेरा इसी से पूर्ण वर्ग हो गया, तो 2 को 1 + 1 लिख सकते हैं। अब मैं काम शुरू करूं, इंटीग्रेशन 1/√, बोलो x + 1 का होल, अब ये चीज है, और ये जो सब काम है आप रफ पे करेंगे चाहे बाएं साइड में कर लेंगे, और जिसको पूर्ण वर्ग बनाने आता है वो जवानी कर लेगा। अब मिटा दूं, इसीलिए मैंने कहा ना घबराई में, मैं पहले समझा देता हूँ। अब बोलिए क्या हो जाएगा, अब फार्मूला हो गया √x² प्लस देखते log x प्लस √, अब इस पूरे को ये लिख दें, ये इसी का हल है ना, तो x² प्लस 2, अब आगे समझ में, अब आसान लग गया। अब जिसका लग जाए अब वो दूसरे पे जाए, कूदेगा नहीं, क्योंकि स्टेप नहीं आएगा तो कूदने से नहीं होगा। अब इसको लगा के दूसरा देखो आ रहा है कि नहीं, अगर आ जाए तो समझ जाओ कि अब तुमको आ गया।